मुझे सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का फर्क बताएं हाथ खड़ा करके। ओके, हाँ आप थे पिछली क्लास में। ओके 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 ओके, आपको पता है? वेरी गुड। और एंटोनिम ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। देखिए सिट डाउन। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स से देखिए आपको आती हैं चीज़ें, पर क्वेश्चन पेपर में क्योंकि इतना पैनिक होता है, प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है ना, जल्दी 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 उसको निपटाने का प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सिनोनिम मतलब सेम, एस से सिनोनिम, एस से सेम, सेम, ठीक। देखिए ऐसे ही आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। एक होता है प्रिंसिपल, PAL। प्रिंसिपल की स्पेलिंग बताइए। PRINCIPLE। और एक होता है PRINCTAL। दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं। अब इसमें कौन सा है ये कौन समझाएगा? You come this side, जैसे बोर्ड नहीं दिखेगा, come somewhere there। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो अब इसको याद करने का तरीका, एक प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ठीक। सिद्धांत क्या होता है इंग्लिश में? रूल, RULE। ये ई से एंड हो रहा है और ये भी ई से एंड हो रहा है। कभी कभी आपको ये आएगा कि फाइंड द करेक्ट वर्ड, सेंटेंस के लिए फाइंड द करेक्ट वर्ड, और उस वर्ड में एक शब्द की बस मीनिंग से, मतलब एक लेटर से आपका पूरा मीनिंग बदल जाए। हमें ध्यान से समझना है कि मीनिंग क्या है इसका। रूल किससे एंड हो रहा है? ई से, ठीक। और प्रिंसिपल का जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है वो किससे खत्म होता है? ई से। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? लिखिए अपनी कॉपी में, डेट डालिए आज की। इंग्लिश क्लास डालिए, एंटोनिम सिनोनिम के बाद ये नोट करिए। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि रूल वाला प्रिंसिपल ये है तो बचा वाला प्रिंसिपल अचार्य हो जाएगा, ठीक। अच्छा आप लोगों को वो याद है वीक और वीक, वीक और वीक, एक सप्ताह होता है, वीक और वीक, है ना। अब कौन सा वाला है? ऊपर वाला क्या है? कमजोर है। ये वाला सप्ताह है, तो ये कमजोर क्यों है? ठीक है, इसमें एक ही है ना, दो ही होते तो मजबूत होता, लेकिन एक ही है तो ये क्या हो गया बेचारा? कमजोर हो गया। तो हम कैसे याद रखेंगे? जो वीक वाला वीक है उसके पास एक ही है, जिसके पास पूरा हफ्ता है वो कमजोर कहाँ से? ठीक है, दीज आर द ट्रिक्स टू रिमेम्बर थिंग्स। कोई भी सिचुएशन होगी आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप वीक में और प्रिंसिपल में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। लर्न लाइक दिस। देखिए इसको, इसके पास एक ही है इसलिए ये बेचारा कमजोर हो गया। इसके पास तो दो वीक है, इट मेक्स अ कंप्लीट हफ्ता, हफ्ता। हिंदी में हफ्ते क्या कहते हैं? सप्ताह। थैंक यू सो मच, आई वाज यूजिंग दैट वर्ड। प्लीज राइट डाउन, लिखो क्योंकि इसमें एक ही ई है, ब्रैकेट में लिखो। लिखिए सर, आपने लिख लिया? गुड। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं होमोनिम्स। क्या कहते हैं? होमोनिम्स, जो बोलने में एक जैसे हैं परंतु इनका मीनिंग क्या है? डिफरेंट। बोलने में एक जैसे हैं। आप और कैसे कोई वर्ड बता सकते हैं?
एनीवन? ब्रेक ब्रेक, वेरी गुड. बर्थ और बर्थ, वेरी गुड. BRTH BIRTH है ना? सॉरी, सीन. सीइंग एंड सीन. सीइंग एंड सीन. नहीं मैम, सीन और सीन SCEN. ओके ओके, वेरी गुड. यस गुड. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे और वर्क करिए आप लोग, ठीक है. इसको कहते हैं होमोनिम्स. होमोनिम्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट टू चूज द करेक्ट वर्ड जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें होमोनिम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. इसलिए आई एम टीचिंग यू होमोनिम्स एज वेल. ओके, ठीक. ये दो तो आपने नोट कर लिए. नाउ कमिंग टू एंटोनिम्स. एंटो का मतलब जैसे सिनोनिम. सिन मैंने बताया था, सिन मतलब सिमिलर, है ना? पिछली क्लास में बताया था सिन मतलब सिमिलर. वैसे ही एंटोनिम का मतलब होता है समथिंग विच इज अगेंस्ट. कहते हैं ना, उनसे हमारी एंटी है, एंटी पार्टी. बीजेपी और कांग्रेस एंटी पार्टी. इन टीचर, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जिनके आपस में नहीं बनती है, अरे वो टीचर्स के आपस में एंटी चल रही है. यस, एंटी का मतलब समथिंग अगेंस्ट. ऐसे ही होता है प्रोटैगनिस्ट और एक होता है एंटीगोनिस्ट. क्या होता है? एंटीगोनिस्ट. अगर जब आप लोग पढ़ेंगे लिटरेचर, उसमें होता है, एक होता है प्रोटैगनिस्ट और एक होता है एंटीगोनिस्ट. तो एंटीगोनिस्ट क्या होता है? हमेशा हीरो के क्या होगा? अपोजिट होगा, उसके विपरीत काम करेगा. हीरो अगर अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, एंटीगोनिस्ट क्या करेगा? उनको घर से निकाल. ठीक. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब ऑपोजिट. राइट. नाउ वी विल नोट डाउन अ फ्यू इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स. ओके. लिखिए बेटा, क्या हुआ? गर्मी लग रही है? फैन चलाना है? बाहर से देखिए, चल जाएगा फैन? यहाँ से चलेगा? मैम सारी, मैम ये भी चला दीजिए. शिवानी को मैम ये वाला बस यही रॉड है, उस तरफ कोई रॉड नहीं लगा. चलो, अब हम लोग लिखेंगे एक शब्द है फेटर. FETTER. FETTER. फेटर का मतलब कौन बताएगा मुझको? फेटर का मीनिंग कौन बताएगा? टेक अ गेस. फेटर का मतलब होता है किसी को किसी चीज में बांध देना. वो लिटरल भी हो सकता है और मेटाफोरिकल भी हो सकता है. लिटरल और मेटाफोरिकल समझते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं समझते. देखिए दो तरह की मीनिंग होती है. क्या होती है? दो तरह की मीनिंग होती है. सारा आपका पेपर जो ये आएगा SSC का या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें मीनिंग का सब खेल है. तो दो तरह की मीनिंग होती है. एक होती है लिटरल मीनिंग और एक होती है मेटाफोरिकल मीनिंग. कैसी होती है? मेटाफोरिकल मीनिंग. कहते हैं कि अगर मैंने कहा कि जैसे कि हम कहेंगे he is she was late so teacher was red. she was late so teacher was red. ठीक है. अब इसका मेटाफोरिकल मतलब हमको समझना है. हम लाल कलर के नहीं हो गए हैं, लेकिन रेड कलर रिप्रेजेंट्स क्या? गुस्सा, एंगर. राइट. तो ये क्या हुआ? इसका
मेटाफोरिकल, मेटाफर दिया आपने इसको, ठीक है। तो और अगर हम कहें कि शी वॉज लेट सो टीचर वॉज एंग्री, तो ये क्या हुआ, इसका लिटरल मीनिंग हुआ। क्या हुआ, लिटरल। लिटरल का मतलब होता है जो लिखा जाए वही समझा जाए, ठीक। लिटरल का क्या मतलब होता है, आगे आओ, कम ऑन, आ जाओ, आगे आओ। जाने में आसानी रहेगी क्या पीछे से, जल्दी से, नहीं, कम ऑन। आप लोग क्या आगे छुप गए हैं, पीछे में बैठा गए, तो पढ़ने ही आए हो तो सही से पढ़ लो। ब्रेक द लेग, यस, वेरी गुड, सी इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एक क्या होता है, ब्रेक द लेग। ब्रेक द लेग आप बताइएगा, ब्रेक द लेग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। एक इसका लिटरल मीनिंग होता है और एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। यूज इसका मेटाफोरिकल मीनिंग किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक इडियम है, ठीक है, एक फोन ठीक है। ब्रेक द लेग का मतलब होता है जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो कहते हैं गो ब्रेक द लेग, मतलब ये काम बहुत अच्छे से करना, किसी के क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, है ना। और अगर इसका किसी ने एकदम लिटरल मीनिंग ले लिया तो क्या टीचर की डांट कर देगा गलत एकदम, है कि नहीं। व्हाट इट इज मीनिंग, कमेंट, चेक। लिटरल मीनिंग इसका क्या हुआ, टांग तोड़। पर मेटाफोरिकल मीनिंग इसका क्या हुआ, ऑल द बेस्ट, जो काम कर रहे हो उसमें एकदम ब्रिलियंट करना, ओके। सो आर यू ऑल रेडी टू ब्रेक द लेग इन योर एग्जाम, यस और नो, गुड, ओके। हाँ, मैं बात कर रही थी फेटर की, आप लोग तो एकदम फेटर, एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है मेटाफोरिकल मीनिंग, ठीक है। तो फेटर का मतलब होता है किसी को बांध दे, ठीक। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से फेटर का एंटोनिम क्या होगा। पहले तो मुझे इसका सिनोनिम बताइए, इसी की हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, बाइंड करना, ठीक। और बताओ, रैप करना, ठीक है। और कंबाइन, और लिखते जाओ ये सब कुछ, हाँ, रोज, क्लोज नहीं, बंद नहीं कर रहे हो आप, किसी को बांध रहे, टाई करना, ठीक है, कुछ, ठीक, यू शुड राइट द वर्ड्स। और इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्रीडम हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या होगा, लिबर्टी हो जाएगा। फेटर का एंटोनिम लिखिए, लिबरेट का मतलब होता है किसी चीज को स्वतंत्र कर देना। क्या होता है, स्वतंत्र कर देना, ठीक है। समझ में आया सबको, याद रहेगा। सेंटेंस में यूज करिए, नीचे सेंटेंस लिखिए कोई लिबरेट यूज करके, सेंटेंस बनाइए फटाक से सब लोग, लिबरेट शब्द का यूज करके। और अभी मुझे पढ़ के सुनाएंगे आप लोग, हर कोई पढ़ के सुनाएगा, लिबरेट या लिबरल या लिबर्टी। मैं जब पूछूंगी तब, लिबर्टी, लिबरल, लिबरेट, तीनों में से किसी भी एक शब्द का वाक्य प्रयोग करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, अभी आप पढ़ के सुनाएंगे मुझे। मेक इट क्विक। अच्छा, ठीक है, सबने लिख लिया, यस सर, लिख लिया, रीड इट आउट। Okay, good. The prisoner was liberated from the prison. जब हम was यूज कर रहे हैं तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। The prisoner was liberated from the prison. Very good. Clap for her. So you need to clap for others. You need to take initiative. ठीक है।
मेरा क्लास ऐसे ही चलेगा. आई कैन नॉट जस्ट कम एंड टीच एंड गो. यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन माई क्लास. आपने लिखा? क्या नाम है आपका? गौरव. बताइए गौरव. वेरी गुड. इंडिया इज अ वेरी लिबरल कंट्री. क्लैप फॉर हिम एज वेल. गुड. हु एल्स? और कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए पढ़िए. वेरी गुड. Very good. It is a very very good sentence. Everybody is attaching it with the independence and the freedom of the country. What's your name? Mansi. Good. So next is parsimonious. 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 Parsimonious का मतलब जानते हैं आप लोग? समझते सब लोग हैं इस शब्द को, लेकिन हम मतलब शायद ना बना. ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आप सबके जीवन में जरूर होगा. नहीं जीवन में होगा तो इंडियन सिनेमा में तो आपने देखा ही होगा. पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी. कंजूस. हु इज कंजूस. और हु इज दूसरा शब्द क्या है? माइजर. MISER. तो माइजर जो है वो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया. वेरी गुड. माइजर क्या हो गया इसका? सिनोनिम. देखो अब आपको माइजर पता था पर पार्सिमोनियस नहीं पता था. क्यों? क्योंकि हमारे शब्दों का भंडार कम है. पढ़ाना है ना इसको. पार्सिमोनियस और माइजर क्या हो गए? कंजूस हो गए. कौन है आपके घर में कंजूस? घर में तो कंजूस है. मेरे पापा बहुत कंजूस है. मेरी मम्मी कंजूस नहीं है तो मेरे पापा बहुत कंजूस है. और जब से मेरी नौकरी लगी तब से मैं भी कंजूस हो गया. पहले नहीं थी. हाँ पैसे मुझे ऐसा लगता था जॉब करने के बाद तो खूब पैसे खर्च कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं. जब एक बार मेहनत करो, दिन भर एग्जाम ड्यूटी में खड़े रहो, उसके बाद पैसे खर्च करने में लगता है अरे यार नहीं करते. तो नाउ आई एम अ पार्सिमोनियस पर्सन एज वेल. बट और इंडियन सिनेमा में आप लोगों ने देखा है एक लाला होता है साहूकार. ही इज अ पार्सिमोनियस. ही इज अ पार्सिमोनियस. वेरी गुड. अब इसके एंटोनिम बताइए. माइजर का एंटोनिम तो सबने पढ़ा है. बहुत इजी है. बहुत इजी है. बहुत इजी है. सबको पता है. याद करो. वेरी गुड. एक्स्ट्रा वैगेंट. ये हो गया इसका सिनोनिम और एंटोनिम हो गया इसका EXTRAVAGANT. एक्स्ट्रा वैगेंट. EXTRAVAGANT. एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है जो बहुत खर्चा करे. ठीक. जो बहुत सारा खर्चा करे. आप में से कितने लोगों ने अपना वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए रोज 2 शब्द सीखने चालू किए थे? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सजेस्ट किया था. यू हैव डन इट. वेरी गुड. और आपने किया. गुड गुड. इज इट हेल्पिंग यू? इट विल श्योरली हेल्प यू डू दिस. चलो ठीक है. अब बहुत इजी सा वर्ड है. बहुत इजी सा वर्ड है. वर्ड है डेंस. डेंस समझते हो? घना. घना. वेरी गुड. डेंस मतलब घना. डेंस. डेंस का पहले मुझे सिनोनिम बताओ. डेंस का सिनोनिम डेंसिटी नहीं होगा. सिनोनिम दूसरा शब्द फेमिनिन. डेंसिटी तो उसी का एक क्लिप्ड वर्ड. क्लमजी भी नहीं होगा. क्लमजी ऐसे होता है जो अव्यवस्थित. ही इज अ वेरी क्लमजी पर्सन.
राइट, ही इज वेरी अव्यवस्थित। डेंस मतलब very closely situated, very closely situated, right? Sorry, apart का मतलब होता है दूर दूर। मैं अभी डेंस का सिनोनिम पूछ रही हूँ आपसे, ऐसा शब्द जिसका सेम मीनिंग हो। इट इज कॉल्ड क्लोजली सिचुएटेड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, मुंबई की वो कौन सी स्लम एरिया है? नहीं, बोरीवली। बोरीवली इज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज धारावी। आई थिंक बोरीवली, धारावी, आई एम कंफ्यूज। धारावी, आर यू श्योर? धारावी पे एक वो बनी थी डॉक्यूमेंट्री, that how during corona they all survived and without getting infectious. It is Dharavi, are you sure? ठीक है, तो धारावी इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब वहाँ पे लोग बहुत पास 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 सबके घर बने हैं। ठीक, डेंस का मतलब समझ में आ गया? डेंस क्लाउड्स, घने बादल। अब किसी के लिए डेंस हेयर मत यूज कर लेना, किसी के बाल घने हो तो डेंस हेयर मत क्या लेना, कतई जाहिल इंग्लिश हो जाएगी वो। इसलिए आपने एक शब्द सीखा है घना, इसका मतलब हर जगह नहीं लगाना है उसको। कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इंग्लिश में बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में आप शब्द यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंस का एंटोनिम क्या होगा? स्प्रिंकल्ड। एक तो आप लोग मास्क लगा लेते हैं, ऊपर से आप लोग इतना पीछे बैठते हैं, आवाज नहीं आती है। थिक, थिक तो बेटा डेंस ही में आ गया ना। अब मैं आपसे इसका ऑपोजिट पूछ रही हूँ, एंटोनिम, उल्टा मीनिंग। स्कैटर्ड, यस यस, वेरी गुड। और हाँ, वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन है। स्पार्स, स्पार्स इज द राइट वर्ड, स्पार्स, SPARSE। स्पार्स का मतलब क्या होता है? दूर दूर, दूर दूर। ठीक, लिखिए, सब कुछ जल्दी से लिखिए। लिख लिया? हमने लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मॉडर्न यूसेज का वर्ड है, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज, ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेसाइज ये एकदम मॉडर्न इंग्लिश का शब्द है। मतलब कि पहले 10-15 साल पहले तक इसको कॉमन बोलचाल में नहीं यूज किया जाता था। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब आई एम टेलिंग यू टू एलिमिनेट समवन। टू जैसे हिंदी में अगर कहें बहिष्कार करना या बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, किसी को किसी सोसाइटी से, किसी ग्रुप से बाहर निकाल देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेसाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल विडोज, विडोज इन द एंशिएंट इंडिया वर ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द मेन सोसाइटी। जो विधवा औरतें हो जाती थी उनको मेन सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना। लिखिए सब लोग, मीनिंग लिखिए इसका हिंदी में। इंग्लिश में लिखिए टू एक्सपेल, EXPEL, टू एलिमिनेट। एलिमिनेट समझते हो ना? एलियन क्या होता है? जादू याद है? कोई मिल गया वाली मूवी तो सबने देखी होगी ना, जादू। व्हाई इट इज कॉल्ड एलियन? हाँ, दूसरी दुनिया का व्यक्ति, ठीक है। और डिफरेंट, देखो क्या होती है, लीनिएज होती है हमारी, क्या है? लीनिएज है, खानदानी है हम। ए लगा दिया कि इसका कोई खानदान यहाँ पे नहीं है। एलियन, एलियन, अ विदाउट एनी लाइनेज, विदाउट एनी बैकग्राउंड, खानदान रहित,
समझ रहे हो वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं? वो होगा एलियन। आर यू पीपल एलियन टू इंग्लिश? नो? गुड। एलियन का मतलब ये भी होता है जिसके बारे में हम बहुत कुछ ना जाने, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश को लेकर क्या है, एलियंस है ना? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसका एंटोनिम बताओ मुझे आप लोग। ये हो गया सिनोनिम। सबमिट। सबमिट ठीक है, पर प्रॉपर नहीं है। और अच्छा कुछ हो सकता है? इंक्लूड, वेरी गुड। इंक्लूड, इंक्लूड, वेलकम। वेलकम भी तो हो सकता है ना? इंक्लूड, वेलकम। और बताइए। चलिए अच्छा, इसका वो करिए, सेंटेंस बनाइए सब लोग। ऑस्ट्रोसाइज का सेंटेंस बनाइए और मुझे पढ़ के सुनाइए। ऑस्ट्रोसाइज शब्द को यूज करके वाक्य प्रयोग करिए। और नर्सरी वाले बच्चों का नहीं चाहिए मुझे, अच्छा सेंटेंस चाहिए विद सम एसेंस। आप भी बनाइए बेटा, लिखिए। लिख लिया? लिख लिया? आपने लिख लिया? लिखिए। पीछे मत बैठिए, पीछे बैठेंगे नहीं समझ आएंगी चीजें। आगे आके बैठिए। आगे आके जब बैठेंगे तो सब सही सही समझ में आएगा। आगे आके बैठिए। ऑस्ट्रोसाइज का सेंटेंस बन गया? किसका किसका बन गया? रेज योर हैंड्स। ठीक है, सिर्फ 4 ही 5 उसी की बना रहे, बाकी लोग क्यों नहीं सेंटेंस बना रहे? आपने बना लिया? आप बताइए। Before some years, the people ostracized the widows. Okay, you have copied my sentence. Okay, what else? Anyone else? आपने बनाया? नहीं, क्यों? समझ में नहीं आया? समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है किसी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हटा दे, ठीक है? जैसे कि पहले क्या थे? दलित्स थे। डू नॉट लाफ इन माय क्लास। दलित्स थे। Dalits were ostracized from the main society, a mainstream society. Women were ostracized. They were not allowed to take active part in the public affairs. है ना? Yes or no? Yes. है ना? समझ में आ रही है बात? Even Indians in our own country, we were ostracized by the Britishers. Indians were ostracized by the Britishers before independence. कितने सारे तो सेंटेंस हैं। आपने लिखा? लिखिए, बनाइए। अगर सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो फिर मतलब नहीं इसका समझ में आएगा। सेंटेंस बना ले रहे हैं इसका मतलब समझ में आ गया, तभी पढ़ना सार्थक होगा, वरना कोई बात नहीं, खाली पंखे में बैठे हैं आप लोग आके। ठीक, लिखने और ऐसे सेंटेंस। और किसने लिखा है? आप बताइए। मतलब भारतीयों ने साइलेंट कमीशन का बहिष्कार किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रोसाइज का मतलब बहिष्कार करना इज समथिंग डिफरेंट। जैसे नियम का आप बहिष्कार करेंगे तो कुछ लोगों को जब आप हटा दें, वो ऑस्ट्रोसाइज है। व्यक्तियों के सेंस में होगा या व्यक्तियों के सेंस में होगा? जैसे कास्ट, हाँ, किसी कास्ट और नहीं, आप समझ नहीं रहे। जो मैं सेंटेंसेस देके बता रही हूँ ना, वैसे समझिए। किसी नियम को आप ये नहीं कर रहे कि आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। किसी नियम को थोड़ी ना एलिमिनेट करेगी, किसी व्यक्ति को एलिमिनेट करेगी ना, है ना? समझ में आया? अभी दूसरे सेंटेंस में बैकग्राउंड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई।
बहुत ज्यादा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अगर बहुत इजी वर्ड्स पढ़ाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ी तो डिफिकल्टी का लेवल रखना पड़ेगा ना, समझ रहे आप लोग? ठीक है, अच्छा न्यू वर्ड रखिए, लिखिए म्यूटिलेट, म्यूटिलेट, LATE, म्यूटिलेट का मतलब म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को बिगाड़ देना, टू स्पॉइल समथिंग, टू डिस्टर्ब समथिंग, ठीक है? यू आर म्यूटिलेटिंग द पीस ऑफ द क्लास और यू आर म्यूटिलेटिंग द हार्मनी ऑफ द क्लास। क्लास की जो एक हार्मनी है, जो एक शांति है, उसको आप बिगाड़ रहे हैं, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया आपका म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का वो बताइए मुझे एंटोनिम, सिनोनिम होगा इसका, नहीं होगा, मेंड होगा, मेंड। म्यूटिलेट का होगा मेंड। मेंड का क्या मतलब होता है? जोड़ देना, बना देना, जुड़ा दे, जोड़ देना या बना देना, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता। देखो म्यूटिलेट का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ना, एडिशन बिगाड़ना। मोमेंट मतलब किसी चीज को जोड़ना या सही करना। क्या एडिशन का मतलब होता है सही करना? जोड़ने का सेंस यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं है। फिर आप, अच्छा ये देखो, मैं ये प्रॉब्लम समझ रही हूँ, जब हम लोगों का इंग्लिश को लेकर के बैकग्राउंड जब नहीं क्लियर होता है तो हम लोग एकदम लिटरल पे चले जाते हैं, है ना? अभी मैंने बताई दो तरह की मीनिंग होती है, एक लिटरल होती है और एक क्या होती है? मेटाफोरिकल। थोड़ा सा इसको आगे निकाल के सोचिए। और अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है अगर आपके सेंटेंस की डिमांड ऐसी हो तो हो सकता है वहाँ पे एडिशन में भी मेंशन करें, पर हमें उसके लिए बैकग्राउंड मतलब पूरा सेंटेंस, पूरी स्टोरी पढ़नी, ठीक है? कभी कभी आप किसी से पूछे इंग्लिश वर्ड का, इस वर्ड का मतलब बता दो, तो वो आपसे ज़रूर कहेगा कि पूरा सेंटेंस बताओ हमको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको जब आप सेंटेंस में वर्ड्स को फ्रेम करते हैं तो हो सकता है कि उनका मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है? समझ में आया? लिखिए जी। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रहे हैं? ये म्यूटिलेट लिखा है, म्यूटेंट नहीं लिखा है, म्यूटिलेट लिखा है। म्यूटेंट आया ना, वेरिएंट को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेंट। इट इज द न्यू म्यूटेंट ऑफ कोरोना, है ना? कौन सा आया था एकदम नया? ओमिक्रॉन इज द न्यू म्यूटेंट। ये क्या है? म्यूटिलेट। क्या है ये? म्यूटिलेट। डिफरेंट, पूरा डिफरेंट वर्ड है, समझ आया? हाँ, मैन्युफैक्चर नहीं, मेंटेन भी नहीं होगा। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, है ना? आर्किटेक्ट भी नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस वर्ड, आर्किटेक्ट नहीं होगा, ठीक? मेंड लिख लिया सबने? और आप जो वर्ड कह रहे हो वो म्यूटेंट है बेटा, म्यूटिलेंट इज डिफरेंट, ओके? It's good to have your queries, but then you should try to understand the context. Okay. The next word is animosity. 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 Animosity का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, ठीक? अब दुश्मनी का एंटोनिम हम लोग लिखेंगे फ्रेंडशिप। फ्रेंड क्या?
हॉस्टाइल नहीं होगा, हॉस्टाइल नहीं होगा। फ्रेंडली, हाँ, फ्रेंडशिप मैंने लिखा है, ठीक है। एनिमोसिटी का ऑपोजिट क्या आएगा? फ्रेंडशिप। ब्रदरहुड भी आ सकता है, बट फ्रेंडशिप इज द एप्ट वर्ड। अगर आपके ऑप्शंस में फ्रेंडशिप है तो आप क्या चुनेंगे? फ्रेंडशिप चुनेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट क्या होता है? देखो, पर्टिनेंट होता है जो आपकी सारी बात मान ले। अ पर्सन हु इज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स व्हाट यू सेड, ही इज कॉल्ड पर्टिनेंट। जब हमने उसमें इम लगा दिया है, क्या हो गया? इम क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, और ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ढीठ। क्या मतलब होता है? ढीठ, जो आपकी बात बिल्कुल भी ना माने, जो बिल्कुल भी रेस्पेक्टफुल ना हो। क्या ना हो? रेस्पेक्टफुल ना हो। तो इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम क्या होगा? ओबीडिएंट, रेस्पेक्टफुल या पर्टिनेंट, ठीक। इसका सिनोनिम राउडी हो जाएगा। राउडी, उद्दंड, दंड, हाँ हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। अब जैसे कि किसी बुल के लिए आप यूज करोगे, बुल। बुल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी कैन हैंडल इट। यू कैन नॉट से दैट बुल इज राउडी। समझ गए? अंतर समझे? वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। राउडी कौन है? अक्षय कुमार। ये आपके ये also राउडी। राठौर है। लेट्स सी आप कितना नाम कमाते हैं। खाली राठौर होने से थोड़ी कोई राउडी करते हैं, नाम कमाना है ना भाई। अक्षय कुमार का नाम। अभी आप उधर आके देखिए विदेश की तरफ, हाँ? आप उधर हमारा नाम बता दीजिए, ऑटो वाला पैसा नहीं लेगा। ऊपर उठे बेटा, ऊपर उठे, है ना। आप यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं, आपको बेहतर और कुछ करना है ना। ये सुनो, है कि नहीं? ऑटो वाले तो सिपाही से भी पैसा नहीं लेते, नहीं बोला जो एक नंबर का करप्ट होता है कि नहीं? बात है कि नहीं? आपको एक रेस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। व्यवहार है हमारा, ऐसा थोड़ी ना हम क्या करते हैं। मुझे लगा कि आपकी राउडी के चक्कर में नहीं रहते हैं, डर के मारे। ओके, लेट्स नॉट वेवर अवे, कमिंग बैक टू इट। आप मुझे ये बताइए, मिथ क्या होता है? मिथ ये अनुकूल होती है आपका गलत तरीके से मानते हैं। अच्छा, वो टैबू होता है, गलत तरीके से मानते हैं, लेकिन आप क्या सही रही हैं, लेकिन इसका अलग वर्ड, इसका स्पेसिफिक वर्ड अलग होगा। झूठ नहीं होता है, कल्पना फिक्शन होती है या इमेजिनेशन होती है। मिथ क्या होता है? अनुकूल होती है जो हाँ, जो कहीं सुनी बातें। क्या है? कहीं सुनी बातें। आपको पता है, रामायण और महाभारत आर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। क्या है? माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। मिथ है सुनी हुई बातें, इट इज नॉट प्रूवन। वो तो लिखी है हाँ, वाल्मीकि। किसी ने सुनी, किसी ने कही, किसी ने लिखी, उसकी सत्यता सिद्ध नहीं हुई है। इंडियन गवर्नमेंट का अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो इट इज नॉट प्रूव दैट इट एग्जिस्टेड या इट हैपेंड, ठीक है। मिथ का ऑपोजिट क्या हो? राइट, प्रूवन। ओके, राइट नहीं होगा। ये थोड़ी कोई कह रहा है कि मिथ गलत है, गलत का राइट होगा ना। मिथ का होगा फैक्ट। क्या होगा? फैक्ट, तथ्य। समझ रहे हो ना? मिथ का क्या होगा? फैक्ट, FACT, फैक्ट। मिथ क्या है? मिथक, जिनको हम शायद टेस्ट नहीं कर सकते। कई सुनी बातें हैं,
लेकिन फैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. यस और नो? सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ fact. It every day does the same thing, right? But if you say that I saw a fish flying, is it possible? No. There might be a bird who is in the shape of a fish who is flying. Then you can say कि हाँ ऐसा हो सकता है, but ये scientifically tested नहीं. अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या है? इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज. हाँ, ये आपने मुझे बताया इसका ट्रांसलेशन. डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो चीज पहले बात तो देखिए, डू नॉट गेट ऑफेंडेड एनीवन, बट व्हेन यू आंसर अ टीचर you always stand up and then you answer, because this is a very normal etiquette of being a student. Okay, no matter you are elder to me, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे बड़े हों, but then right now I am teaching you, so you should have those proper etiquettes. Okay, खड़े होके बताइए, आराम से बताइए. डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, जो पहले से उसको ढूंढ के खोज. वेरी गुड. और इन्वेंशन का मतलब खुद से बनाना. खुद से बनाना. ठीक है, सबको समझ में आया? सबको आपको पीछे समझ में आया? बताइए, आप खड़े होकर बताइए मुझे, दोनों में अंतर बताइए. हाँ, नहीं आप नहीं, एकदम पीछे, लास्ट सीट. मेरी माधव, राइट? यू आर फ्रॉम मेरी माधव. विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? आर एकलव्य. यस प्लीज. हाँ, see, discovery is you're discovering something which is already in existence, which is already in, please sit down, which is already in existence. And invention मतलब कुछ invent करना, to create something new with the existing materials. ठीक, समझ में आ गया सबको? तो अब आप बताएं मुझे कि भारत का इन्वेंशन क्या था अंग्रेजों ने या डिस्कवरी? क्या? डिस्कवरी. मेक अ सेंटेंस विद डिस्कवरी. राइट अ सेंटेंस इन योर कॉपीज यूजिंग द वर्ड डिस्कवरी. लिखिए, शब्द प्रयोग करिए. डिस्कवरी को एक वाक्य में प्रयोग करके लिखिए. यू विल गिव द सेंटेंस. राइट डाउन. अब मैंने जो बताया वही नहीं, कुछ दिमाग लगाओ अपना. यूज योर ब्रेन्स. एकदम ब्राइट है क्योंकि अनयूज्ड है ना अभी आपके ब्रेन. बढ़िया काम करेंगे. लिखिए. ओके, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन विच डेट? 14th सेंचुरी. लेट इट बी. और इन्वेंशन का यूज करिए. बस इन्वेंशन के नाम पे तुम लोग को बल्ब के अलावा कुछ आता ही नहीं है. गुड. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. क्या ही आविष्कार की जननी है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. गुड. और बताओ, आप बताओ, आप पीछे. जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी. पापड़ थोड़ी है जो इतनी देर लगा रहे तुम लोग बनाने में. एक सेंटेंस ही तो है. सबके घर में पापड़ बनने लगे? Yes, ma'am. हाँ भी नहीं बना. अरे, do not tell me I am envious. I'm not getting any papads to eat. बताओ भाई, लिख लिया सबने? इन्वेंशन और डिस्कवरी इज अ वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ये शब्द, ये ऐसे वर्ड है जिनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए. ठीक. कमिंग बैक, द नेक्स्ट वर्ड इज fallible. Fallible. Fallible देखिए वर्ड. Fallible से क्या समझ रहे हैं हम लोग? Fallible का मतलब
गुड। क्या बोल रहा है कोई? सही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? फैलिएबल का मतलब होता है, फैलिएबल वर्ड कहाँ से आ रहा है? फॉली से आ रहा है। किससे आ रहा है? फॉली। किससे आ रहा है? फॉली जानते हो क्या होता है? फॉली, फॉली जानते हो क्या होता है? फॉली का मतलब होता है बेवकूफ। One who is not using his brains properly. फॉली, फॉली का मतलब क्या होता है? बेवकूफ या भूलने वाला, या जिसका दिमाग एक जगह पे ना हो। ठीक है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, पर उससे गलती से हो जा रहा है। ठीक, दैट इज फॉली। फॉली से क्या है? फैलिएबल। फैलिएबल का मतलब हुआ वन हु इज प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। वन हु इज प्रोन, PRON, one who is prone to make mistakes, जिससे गलतियां या भूल चूक हो सकती है। ठीक है ना? भूल चूक जिससे हो सकती है। और इसका एंटोनिम होता है अनएरिंग। अनएरिंग, UNERRING, अनएरिंग। क्या हुआ? अनएरिंग। अनएरिंग जिससे कोई भी गलती ना हो। एर समझते हो क्या होता है? अनएरिंग किससे आ रहा है? ERRR, एरर, गलती। वेरी गुड, वेरी गुड। एर कहाँ से आ रहा है? अब अनएरिंग का मतलब ये कैसे हो गया कि जिससे गलती ना हो? क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स लगा है, प्रीफिक्स क्या है? अन। अन प्रीफिक्स है ना? प्रीफिक्स समझते हो सब लोग? प्रीफिक्स समझते हो ना सब लोग? नहीं, प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है। अन है ना, सफिक्स बाद में। इसके ऊपर फैलिएबल में एबल लगा है, वो सफिक्स हुआ। LY, यस यस, ये उपसर्ग है। ठीक है, प्रीफिक्स इज उपसर्ग। हाँ, अन इज प्रीफिक्स यहाँ पे। ठीक, तो अन का मतलब है नहीं, एरिंग का मतलब गलती करने वाला, जिससे गलती ना हो। To err is human and to forgive divine. There is this quotation: to err is human and forgive divine. तो लिख लीजिए, याद रहेगा। Is human, forgive divine। मतलब समझ आया इसका? क्या मतलब है इसका? हाँ, गलती किससे होती है? इंसानों से होती है। इंसानों का गुण है क्या? गलती करना। और जो देवी होते हैं या भगवान जो है वो क्या करते हैं? माफ करते हैं। ठीक है, where is human forgive divine। देखिए, पैरोकियल, पैरोकियल मैं लिखती हूँ इस पे, पैरोकियल, पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब समझते हो आप लोग? पैरोकियल का मतलब होता है वेरी नैरो माइंडेड, संकीर्ण। क्या? संकीर्ण या फिर नैरो माइंडेड। His views on women education are very parochial, मतलब कि स्त्री शिक्षा को लेके इनके विचार जो हैं बड़े संकीर्ण है या नैरो माइंडेड। ठीक, पहले के जमाने में कहाँ औरतों को पढ़ने दिया जाता था? ऐसा ना? तो क्या हो गए वो? क्या कैसे विचार हो गए? पैरोकियल। कैसे विचार हो गए? पैरोकियल। ठीक, नैरो माइंडेड, बहुत संकीर्ण। इसका करेक्ट वर्ड है ग्लोबल। क्या है? एंटोनिम। इसका एंटोनिम क्या है?
ग्लोबल, विस्तृत, एक्सपेंडेड, है ना। तो सिर्फ अपने घर के भले के बारे में ना सोचे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके भले के बारे में सोचे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। समझ में आया? सबने लिखा? यस। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ग्लोबल है? कौन है? Right now you are. Oh my dear God, thank you. Who else? अरे नहीं, हमको नंबर नहीं देने आपको, कोई जरूरत नहीं मक्खन लगाने। और बताइए, who is a global person in front of you? Everyone who is doing free teaching on YouTube is a global person. Why? Because he is working for everyone. Yes, Han sir is an example. He is an example, right? So he is a very global person. Okay? And who is a parochial person? Hey IAS. Hey IAS. Drashti IAS. Taking 1.5 lakh रुपया fees. Yes. And still the students are not getting selected. भाई तुम 1.5 लाख रुपया लो, select करा दो, तब तो चलो दे देंगे। Yes. 2.5 लाख हो गई है। थोड़ा बच्चा हाँ पढ़ो तो लोग कहीं से बनना ही है, कहाँ चक्कर में पड़े हो। छोड़ो, किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी? और क्या यार, बिजनेस हो जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट वर्ड आप लोग लिखिए inquisitive। इनक्विजिटिव वर्ड कहाँ से आया है पहले ये बताओ। बेस सोचो इसका, बेस सोचो, बेस बेस बेस, दिमाग लगाओ। अगर आप लोग अपनी रीडिंग बढ़ा लो इंग्लिश की, कहानियां पढ़ने लगो इंग्लिश की, आप लोगों को कोई ग्रुप है? ग्रुप है? देखो, आई विल शेयर अ पीडीएफ ऑफ मालगुडी डेज। आर.के. नारायण की कहानियां हैं मालगुडी डेज, ठीक है। यू टेक माय नंबर एंड फॉरवर्ड इट टू यू, सेंड इट टू योर ग्रुप। और ओनली एडमिन उससे नहीं कर सकते अपनी तरफ से। अच्छा, उनसे करवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं उनका नंबर लेकर उनको भेजूंगी। देखो, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब अपने बच्चों को पढ़ाया था तो वो लोग भी आप ही के जैसे बैकग्राउंड से है, मैथ साइंस अच्छी है उनकी, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में तो सिलेक्शन हो गया, पर आके बेचारों को अंग्रेजी से 2-4 होना पड़ता है। यस और नो? ऐसा नहीं आपके पास बुद्धि नहीं, आप सब बहुत ब्रिलियंट है, बट आपके पास जो कम्युनिकेशन का है, जो लैंग्वेज बैरियर है ना, बैरियर क्या है? रामायण के बारे में किसको नहीं पता? देश की आज़ादी के बारे में किसको नहीं पता है? सबको पता है ना? यस और नो? पता है ना? बता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अंग्रेजी में बताना है ना। यस और नो? इंग्लिश इज द बैरियर, सो वी शुड वर्क आउट ऑन आवर इंग्लिश। ये शब्द बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, पर क्योंकि हमने बोले नहीं है, हमने सुने नहीं है, इसलिए हमें आते नहीं। The moment we will start learning and practicing these words, ना, it will be very easy, very easy. और Indians के लिए, क्योंकि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है मोस्टली, किचन की तो हिंदी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो जो आपकी इंडियन इंग्लिश क्या है? इंडियन इंग्लिश, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होती है अमेरिकन इंग्लिश, और अब क्या आ रही है? इंडियन इंग्लिश। तो अगर हम लोगों ने इंडियन इंग्लिश को अच्छे से समझना शुरू कर दिया, जो कि इजी होती है, जैसे कि आप कभी आर.के. नारायण का जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसको आप पढ़ें, ठीक है, और फिर आप पढ़िएगा, लेट्स से आप पढ़िएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को या विलियम शेक्सपियर को, तो इनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश क्या है? डिफरेंट है। हमारी इंग्लिश कंपैरेटिवली वेरी इजी। तो आप लोग शुरू करिए इनकी, नारायण जी की, आर.के. नारायण जी की मालगुडी डेज का एपिसोड देखा है सबने? यूट्यूब पे देखा है? आप लोगों के घर में दूरदर्शन नहीं चलता था क्या? हाँ, मतलब जब चलता था तब मालगुडी डेज नहीं देखा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स नहीं देखा है? तुम लोग डोरेमोन वाली जनरेशन हो क्या? देखा है ना मालगुडी डेज? यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसकी पूरी 15 एपिसोड की सीरीज है, स्वामी एंड फ्रेंड्स का मालगुडी डेज।
वो हिंदी में, but I will suggest you to read it in English. Why? Because when you will read in English, you will come to know about many archaic words. Archaic क्या होता है? Unique and different. Archaic होता है unique and different. Okay. Archaic का मतलब होता है पुराने शब्द जिनका मतलब बहुत अच्छा हो पर वो रेगुलर यूज में नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं, ठीक है? Archaic words, ठीक? इसलिए I suggest you to read as much as you can. पढ़िए, तब ये शब्द आपको बहुत आसानी से याद आ जाए. Inquisitive आ रहा है शब्द. Do not talk in my class. Only I am allowed to talk. You are not allowed to talk in my class. अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाहर जा सकते हो, पर मेरी क्लास में बैठ के बात मत करो. ओके? Inquisitive जो वर्ड है वो आ रहा है इंक्वायरी से. कहाँ से आ रहा है? इंक्वायरी से. कहाँ से आ रहा है? इंक्वायरी से. ठीक. तो इंक्विजिटिव कैसा इंसान होता है? जिज्ञासु. उसको हर चीज की जिज्ञासा होती है. He wants to know. He wants to inquire. ठीक है? He wants to know new things. That is what is called inquisitive. आप लोगों का नेचर इंग्लिश को लेके इंक्विजिटिव ही है, नहीं है, इसीलिए शब्द नहीं पता. ठीक है? मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम से, पर मेहनत करिए, इसलिए आज अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ. आप लोग के जैसे घरों से आते हो ट्यूशन पढ़ा के. ट्यूशन पढ़ाया मैंने, फिर खुद पढ़ाया. यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमए की 2020 की. ठीक है? और खुद से पढ़ के आई हूँ, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि पढ़ लो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक? इंक्विजिटिव हो गया. इंक्विजिटिव का हमने क्या लिखा था? इसका एंटोनिम होगा इनडिफरेंट. इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको फर्क ही ना पड़े, जिसको कुछ जानना ही नहीं है, जिसको कुछ समझना ही नहीं है. He is indifferent to all the affairs taking place in the world. दुनिया में क्या चल रहा है इसको कोई मतलब. घर के बूढ़े होते हैं, खाना पानी टाइम पे दे दो, न्यूज़पेपर मिल जाए तो चल रहा है, चलने दो. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं. कुछ लोगों के दादा दादी बहुत इंक्विजिटिव भी होते हैं. कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो. और बहुत लोगों के ऐसे होते हैं. मेरे नाना जो थे वो इंडिफरेंट थे, उन्हें फर्क. उनके टाइम पर उनका खाना दे दो, पानी दे दो, पेपर दे दो, फीस डाल, उनको कुछ नहीं चाहिए. तो इंक्विजिटिव का सेंटेंस बनाओ और सीखो. तो पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, अपना काम तो सही से करो. Inquisitive. Ram is a very inquisitive boy. ऐसा कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं मुर्गा बना दूंगी फिर आप लोगों को. राम और राहुल से ऊपर बढ़ो. Inquisition leads to new discoveries in the field of science. है ना? लिखो बेटा, लिखो. क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? अब लो, तुमने राम लिख दिया. राम वाला सेंटेंस कोई नहीं बनाएगा. नो. या तो इंक्विजिटिव से बनाओ या इंडिफरेंट से बनाओ, पर बनाओ, सेंटेंस बनाओ. सेंटेंस नहीं बनाओगे तो क्लास अधूरी है. बना लिया? वेरी गुड, वेरी गुड. एडिशन की स्पेलिंग ये नहीं होती है. ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने सही पढ़ा नहीं है, इसलिए सही पढ़ोगे तो आ जाएगा. So he invented electric. ठीक, मैंने तो क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत. हम बहुत स्टाइलिश है. और बना लिया तुमने? बना लिया? आपने बनाया? हाँ हाँ, बताइए. वेरी ग्रैंडफादर. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, व्हाट्स योर्स?
Whenever I go to a new place, I always try to become inquisitive sort of person. वेरी गुड, वेरी गुड. नई जगह पे जाकर वेरी गुड बैठ जाइए. नई जगह पे जाकर हमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जगह कैसी हुई, क्या हुई, कौन आया, कौन गया. गुड, लिख लिया सबने. बच्चों एक शब्द है एक्सोडस. एक्सोडस, एक्सोडस जानते हैं एक्सोडस क्या है? इट इज अ बिब्लिकल टर्म. नीचे लिखो ब्रैकेट में, इट इज अ बिब्लिकल टर्म. बिब्लिकल टर्म से मतलब क्या है? बाइबल से लिया गया है. वेरी गुड. कहाँ से लिया गया है? बाइबल से लिया गया है. एक्सोडस क्या था? पता है एक्सोडस क्या था? किसको नहीं पता एक्सोडस? नहीं सुनिए कहानी. See, Exodus was this massive flood. क्या आया? Massive flood. फ्लड आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी. तो दुनिया में जो कुछ भी था सब बह गया था. सिर्फ एक थे नोआ. कौन थे? नोआ. NOAH. नोआज आर्क. देखो इंग्लिश जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाली लैंग्वेज है. तो कोई शब्द अगर बिब्लिकल है तो वो कहाँ से आ रहा है उसको समझना जरूरी है. एक्सोडस को बहुत सारे लोग मैसिव फ्लड भी कहेंगे कि बहुत बड़ी बाढ़. ठीक, लेकिन उत्तराखंड में जो हुआ वो एक्सोडस नहीं था. दैट वाज अ फ्लड. एक्सोडस क्या होता है आप बताओ. पहले सबसे लिखो नोआ. एक थे नोआ. ठीक, उन्होंने बनाई एक आर्च. जानते क्या होता है? ARC. आर्च होता है. नो आर्क. आर्क होती है बहुत बड़ी वुडन नाव. क्या होती है? बहुत बड़ी वुडन लेकिन नाव. शिप नहीं होती है, नाव होती है. ठीक, तो इनको सपना आया था कि बहुत बड़ी सी फ्लड आने वाली है तो दुनिया में जितने भी प्रजातियां हैं सबका एक एक जोड़ा अपनी नाव पे रखो और तैरने लगो, क्योंकि तुम ही दोबारा से दुनिया को बसाओगे. और दुनिया में इतने पाप और अत्याचार हो चुके हैं कि इसको खत्म करना जरूरी है. तो वो जो बाढ़ थी उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोडस. क्या कहते हैं? एक्सोडस. अब आप ही बताइए गोमती भर आए तो क्या हम कहेंगे एक्सोडस है? नहीं है बाढ़ वो भी, पर क्या है? कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. समझ गए? ठीक. और एक्सोडस में जो अब हम लोग मीनिंग यूज करते हैं, पॉलिटिकल मीनिंग क्या है इसका? हर शब्द का पॉलिटिकल मीनिंग भी होता है. पॉलिटिकल मीनिंग होता है निर्गमन. निर्गमन मतलब कहीं से चले जाना. कहीं से चले जाना. जैसे रोहिंग्या जो है, इट वाज एन एक्सोडस फॉर देम ना. उनको उनके देश से निकाल दिया गया, उनको उजाड़ दिया गया, उनको पूरी तरह से बाहर फेंक दिया गया. पारसी. पारसी लोग जानते हैं पारसी कौन होते हैं? पर्शियन. गुड. रतन टाटा इज अ पारसी. ही इज अ पारसी, है ना. उनके यहाँ दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया और उन लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी. तो वो लोग कहाँ है? इंडिया है. तो गुजरात का जो राजा था उसने कहा कि मैं आपको रहने तो दूंगा लेकिन हमारे कुछ प्रॉमिसेस हैं. 3 पवित्र कसमें खाई उन्होंने. ठीक, कि हम कभी इंडियन से शादी नहीं करेंगे और अगर हम इंडियन से शादी करेंगे तो हम उसको पारसी से अलग कर देंगे. आप देखो पारसी की बहुत ज़्यादा इस समय जनसंख्या नहीं है. बीच में आ रहा था कि पारसी बचेंगे ही. क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि वो बहुत सारे लोग इंडियन से शादी कर ले रहे थे तो उनकी कम्युनिटी उनको निकाल दे रही थी. मोस्ट ऑफ द पारसीज आर ओल्ड एज. जब आपने कम्युनिटी से ही लोगों को निकाल दिया तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है. आपकी कम्युनिटी आगे बढ़ ही नहीं रही है. इट वॉज एन एक्सोडस. उनको उजाड़ दिया गया उनकी जगह से. एक्सोडस समझ में आया सबको? ठीक. एक्सोडस का एंटोनिम बताइए मुझे. इनफ्लक्स. इनफ्लक्स अलाउ करना किसी को अंदर आने. जैसे इंडिया ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को इनफ्लक्स कर लिया. राइट.
they were allowed to be in our country. It's still debatable, but yes, they are to an extent living in India. ठीक, उनको कोई टाइटल नहीं मिला है, बट वो हैं. यस, समझ में आया सबको? Am I clear? एक्सोडस मतलब याद रहेगा, ये शब्द कहाँ से आया है? बाइबल से. कहाँ से आया है? बाइबल से आया है. And can I ask? And rehabilitation means? रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्निवास. मतलब कि कोई चीज़ बिगड़ गई हो, उसको फिर से व्यवस्थापित करना, उन्हीं के जैसा एनवायरनमेंट देख करके. प्लीज सिट डाउन, आई विल टेल यू. सी, जैसे कि क्या होता है, ड्रग्स लेते हैं, हनी से कहाँ गए थे? रिहैबिलिटेशन सेंटर गए थे. कहाँ गए थे? रिहैबिलिटेशन सेंटर गए थे, ताकि वो ड्रग्स को छोड़ करके नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें. इन्फ्लक्स का मतलब ये होता है कि आप उनको अपने यहाँ रख तो सकते हो, पर आप उनको उनके जैसी चीज़ें नहीं दे सकते हो, है कि नहीं? अब कश्मीरी पंडित को दिल्ली में जगह मिल गई, लेकिन क्या कश्मीर जैसी जगह मिली? रिहैबिलिटेट करने का मतलब होता है कि उनको फिर से वैसी ही सुंदर सी जगह देना, बट वी कैन नॉट गिव देम. So it is not rehabilitation. Okay, now you understand the difference? Yes. Next word देखिए आप लोग. हाँ, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड हम लोग याद करेंगे, माइग्रेट. क्या? माइग्रेट की स्पेलिंग? गुड. माइग्रेट, यस. आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता होगा ना? Yes. माइग्रेट करना, वो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है. माइग्रेट नहीं, उस खानदान में नहीं होता है, वो ट्रांसफर होता है. देखो मेरी बात सुनो, जब आप माइग्रेट करते हो किसी जगह पर, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप वापस आ सकते हो, या आप वापस आओगे. चिड़िया होती है ना, देयर आर बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना. तो ठंड जब इंडिया में होती है तो यहाँ आ जाती है, फिर जब ठंड नहीं होती है तो वो चली जाती है. ट्रांसफर नहीं हुआ उनका, क्या वाईफाई नहीं करेंगे? मेरा लखनऊ ट्रांसफर हो जाए, मैं तो ट्रांसफर ले लूँगी भैया. ऐसे समझिए जैसे क्लास 8 तक अगर कोई स्कूल है, आप कहीं और 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आप टीसी लेते हैं, आप दोबारा कभी ना उसी स्कूल में ऐड करने जाएंगे. माइग्रेशन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कहीं और चले गए हैं, करके एडमिशन लेने चले गए हैं, तो आप दोबारा अगर चाहें तो उस यूनिवर्सिटी में अगेन हमें किसी और स्कूल में कर सकते हैं. देखो, थैंक यू सो मच. देखो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, तुम्हें भी और बाकी बच्चों को भी, कि जब आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप उसको एक्सेप्टेंस के भाव से समझो, चैलेंजिंग के भाव से मत समझो. क्योंकि अगर आप चैलेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपका दिमाग इसमें रहेगा मैं इसको चैलेंज कैसे करूँ. आप समझ नहीं पाओगे चीज़ को. यस और नो? Yes, ma'am. पहले समझो, ना समझ में आए तो चैलेंज करो. ये डू नॉट मेक इट योर हैबिट. चैलेंज इज गुड, बट लॉजिकल चैलेंज इज गुड ना. नहीं, आपको जो पता होता है वो आप बोलते हैं, बाकी चैलेंज वाले नहीं, The way of representing ourselves. yes, it's not हम लोग polite. जिस तरीके से पूछ रहे हैं उसमें भी It's different not polite, okay? Try to work on it because you will be on bigger posts, so you need to be more humble. जितना आप humble होते हैं उतना ही आपकी personality निखर के आती है. Okay? Okay? Are you getting my point? Migrate का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इन्होंने बिल्कुल अच्छा समझाया. Clap for her. Very good. ठीक है? माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना विद द चांस कि आप वापस आ सकते हो. ठीक. माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम बताओ. आप लोगों ने तो पढ़ी होगी ना. साइबेरियन बर्ड्स होती है. वेरी गुड. ये माइग्रेट करके जाती हैं और फिर वापस यहाँ पे आ जाती हैं. ठीक. माइग्रेट को हम लोग ऑपोजिट लिखेंगे इसका, रिटर्न. क्या लिखेंगे? रिटर्न. जाना और फिर से वापस आ जाना, फिर जाना, फिर आना. इट माइट ऑल्सो बी टाइम बाउंडेड. क्या होता है? टाइम बाउंडेड होता है कि एक सीमित समय के लिए जाओगे और फिर वापस आ जाओगे. ठीक. अच्छा, आप लोगों को डायस्पोरा पता है क्या होता है? डायस्पोरा
ये भी माइग्रेट से रिलेटेड है, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस। डायस्पोरा, बच्चों पता है डायस्पोरा क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जो जूस थे, जूस जानते हो, यहूदी, कौन? यहूदी। एब्राहमिक रिलीजन समझते हो कौन से होते हैं? एब्राहमिक रिलीजन्स। एब्राहमिक रिलीजन जानते हो कौन कौन से? हाँ बताओ। Jewish and Muslims मतलब इस्लाम and Christianity, very good। ठीक, ये तीन कौन से क्लब पर है? ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है जो अब्राहम थे उन्हीं के वंशजों ने ये धर्म तीन स्टार्ट किए, जूइश, इस्लामिक एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक, तो जो जूइश थे इनसे ये वर्ड आया है डायस्पोरा। जूइश ने जब जीसस क्राइस्ट को, जिसने जीसस क्राइस्ट को पकड़वाया था, ही वाज अ जू, ही वाज अ जू। ठीक है, तो जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ा दिया तो उसको ये अभिशाप मिला कि तुम और तुम्हारे वंशज कहीं भी एक जगह बस नहीं सकते, तुम ताउम्र धरती पर विचरण करते रहोगे। क्या करते रहोगे? धरती पर विचरण करते रहोगे। इसलिए जूस की एक प्रॉपर कोई अभी तक कंट्री नहीं थी, जब तक कि उन्होंने इजराइल को अपनी कंट्री बना नहीं लिया। समझ रहे हो बात को? कितनी पुरानी हिस्ट्री है ये, कितनी पुरानी हिस्ट्री है। इट्स बिफोर द एज ऑफ क्राइस्ट। ठीक, डायस्पोरा का मतलब होता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना। मतलब क्या होता है? फैल जाना। जो उसको ये श्राप मिला था कि तुम लोग डिस्पर्स हो जाओगे, तुम फैल जाओगे, तुम एक जगह बस के नहीं रह पाओगे। ठीक, ये हमने इसकी बैकग्राउंड समझ ली। अब आते हैं डायस्पोरा पे। जो लोग अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? डायस्पोरिक। क्या हो जाते हैं? डायस्पोरिक। जैसे कि आपके राइटर हैं सलमान रश्दी, नाम सुना है? अपनी आंख में गोली लग गई, उनकी एक आंख चली गई, याद है? सुना है कि नहीं? न्यूज़ में पढ़ा होगा ना सबने। ही इज अ डायस्पोरिक राइटर, ही इज एन इंडियन डायस्पोरिक राइटर। क्या है? इंडियन डायस्पोरिक राइटर है, मतलब इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं और इंडिया से बाहर चले गए हैं। जाने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई फोर्स डायस्पोरा में जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ जब लड़ाई, हमारे यहाँ जब अंग्रेज थे तो हमारे यहाँ से बहुत सारे गिरमिटियाज को, गिरमिटिया जानते हो क्या होता है? भोजपुर की साइड से गरीब गरीब लड़कों को, लड़कियों को ले करके जहाज में भर करके अफ्रीका भेज दिया जाता था, वहाँ पे स्लेवरी करने के लिए। और कहते थे कि ये लोग अग्रीमेंट करके आए थे, 1 साल का, 10 साल का, 15 साल का। ठीक, तो अग्रीमेंट लोग नहीं बोल पाते थे। हम लोगों के लिए अग्रीमेंट इज अ डिफिकल्ट वर्ड। अगर आप लोग हिंदी, अगर आप लोग अपने घर में कोई ऐसा हो जिसको बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो, उसको जो अगर आप अग्रीमेंट कहने को बोलेंगे तो वो नहीं बोल पाएगा। तो अग्रीमेंट का शब्द बन गया गिरमिटिया। क्या बन गया? गिरमिटिया। गिरमिटियाज है, मतलब अग्रीमेंट करके आए हैं कि 10 साल काम करेंगे फिर फ्री हो जाएंगे, फिर अपने देश जा सकते हैं। ये क्या था? ये फोर्स्ड डायस्पोरा था। क्या था? फोर्स्ड डायस्पोरा था। और अनीता देसाई है, अनीता देसाई का नाम सुना? किरण देसाई की मम्मी। अनीता देसाई इज अ वेरी फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया, बट शी लिव्स इन अमेरिका। तो वो क्या है? वो भी इंडियन डायस्पोरा है, पर उनके जाने का कारण अलग था, पैसा और फेम था। तो सेम डायस्पोरा पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें। माइग्रेट जब आप करते हैं तो आपके पास ये चांस है कि आप वापस आ सकते हैं। डायस्पोरा में जब आप होते हैं तो आप वापस, या तो आप आ नहीं पाते हैं। अब जो बेचारे गिरमिटियाज गए हैं, कभी पढ़िएगा आप लोग इसके बारे में, द गिरमिटियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पढ़ेंगे आंसू ना आ जाए तो कहिएगा, इतना अच्छा लिटरेचर है उनका। ठीक,
सोचो आपसे कोई कहे आज, अभी कोई कहे कि चलो 10 साल के लिए चलो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया तुम राजा बाबू होके वापस आना, तुम्हें लेके जाए, खेतों में काम कराए, तुम्हारा सब छीन ले, women were killed, they were raped, और तुम्हें कुछ ना दे, and you are left with nothing, ना घर के ना घाट के। ये हुआ उन लोगों के साथ, ठीक। तो डायस्पोरा में हमेशा ये होता है कि आप देयर इज अ चांस कि आप वापस नहीं जाओगे। अनिता देसाई है, वो विदेश में रह रही है, उनका मन नहीं है इंडिया आके सेटल होने का ना, उनके कारण अलग है, गिरमिटियाज के कारण अलग है, बट सिचुएशन एक है कि वो वापस आई, और अगर वापस आ भी गए तो क्या वो रिलेट कर पाएंगे हमसे? जो 100 साल पहले चला गया ये देश छोड़ के, अब उसको अगर हम वापस ले भी आए तो क्या हम उन्हें वही सेम जगह या सम्मान दिला पाएंगे? ये फ्लाइट है डायस्पोरा की, क्या है? फ्लाइट है। माइग्रेशन में ये फ्लाइट नहीं है, समझ रहे हो दोनों लोग? दोनों शब्दों का अंतर, शब्द एक ही है, रिप्रेजेंट एक ही चीज कर रहा है, पर बैकग्राउंड अलग है, इसलिए आप इसको सेम मीनिंग में यूज नहीं कर सकते। बहुत हैवी हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हिस्ट्री समझ में आ रही है? एक्सोडस की, डायस्पोरा की, सबको समझ में आई? ठीक। आप लोग डायस्पोरिक लिटरेचर पढ़िएगा, मेरी रिसर्च है उसमें, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क ऑन डायस्पोरिक लिटरेचर, इंडियन डायस्पोरिक वुमेन। आई विल टेल यू वेरी, only 5 minutes are left, so I'll tell you a very interesting thing कि what happens कि जो women होती है वो सोचती है कि उसको सोसाइटी में जगह चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक। या कोई भी होता है, कोई भी, आप लोगों ने त्रिशंकु मिथ के बारे में सुना? द मिथ ऑफ त्रिशंकु, बताती हूँ एक मिनट। हालांकि मेरी एग्जाम ड्यूटी है, मुझे जल्दी जाना है, पर मैं ये तो पढ़ा के ही जाऊँगी। आप लोगों को लगता होगा कि अंग्रेजी के अलावा ये सब पढ़ाती हैं, यू थिंक लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी, बट ये जो चीज़ आपको पढ़ानी है अगर इसको, I have not read so much, not read, sorry. The myth of त्रिशंकु। त्रिशंकु एक राजा था, ठीक है, क्या था? एक राजा था, उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसको स्वर्ग जाना है, लेकिन सशरीर स्वर्ग जाना है। लोग मर जाते हैं, आत्मा जाती है, स्वर्ग या नर्क जो भी है, ठीक, पर उसको क्या था कि मुझे सशरीर जाना है। उसने तपस्या की, बहुत तपस्या की, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि चलो अच्छा तुमने इतनी तपस्या की है तो मैं तुम्हें, ब्रह्मा जी ने नहीं, एक कोई ऋषि थे, उन्होंने ये वरदान दे दिया कि ठीक है। गायत्री मंत्र की साधना की थी, वो अटक गए थे आप। मैं बताऊं क्या बताऊं? ठीक है, तो वो शरीर इंद्र के यहाँ तो पहुंच गए, ठीक। अब इंद्र को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे कैसे तुम आ सकते हो, ये तो मेरी राजधानी है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। इंद्र ने उनको वापस फेंक दिया, गए स्वर्ग, इंद्र ने उनको वापस फेंक दिया। वो रोते रोते अपने गुरु के पास आई, अब बताइए ये तो हमारे साथ गलत हो गया है ना। तो उनके गुरु ने, जो एक कहावत है ना कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, तो उनके गुरु ने, ये है स्वर्ग, हेवन, और ये है अर्थ। उनके गुरु ने इन बिटवीन एक ऐसा सा साम्राज्य बनाया जो हेवन के जैसा था, हेवन था नहीं, और उसमें त्रिशंकु को भेज दिया। तो जो डायस्पोरा वाले लोग होते हैं वो त्रिशंकु होते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, बहुत बढ़िया होगा वहाँ पे, लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सब कुछ, पर स्वर्ग वाले उनको ले ही नहीं रहे, तो कहानी अच्छी है। स्वर्ग वाले तुमको अपना मान ही नहीं रहे, क्या वापस फेंक देंगे, तो तुम्हारे पे आओ शॉर्ट वाले कहेंगे अच्छा थोड़े हीरो बन के गए स्वर्ग, तुम क्या बन जाओगे? शंकु, न घर के ना घाट के, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो ये है मिथ ऑफ त्रिशंकु। The myth of Trishanku is very important for diasporic people. Why? Because they went in the hope of having a very good life, but they were denied of this. They were not getting that thing. आज भी ये है, और भले ही आपके ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी उनको देख के मुंह बनाते हैं। क्यों? Because he is a brown person.
उनकी स्किन क्या है? ब्राउन। समझ रहे हो बात को? वो एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगी जो एक ब्रिटेन के आदमी को मिलेगी। तो वो क्या है? त्रिशंकु की डिलेमा, डिलेमा ऑफ त्रिशंकु जिसको कहते हैं। आराम उनको सब है लेकिन वो सुख नहीं। समझ गए सब लोग? तो अब आप लोग क्या बनना चाहते हैं? त्रिशंकु तो नहीं बनना चाहते हैं, है ना? Am I clear on this? You like this class? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Please practice antonyms and synonyms, please. And please add 2 words to your vocabulary daily. It will help you. I'll show you my diary. Where is my diary? When I do this, देखो शब्द जब तक आप नए नए सीखोगे, I'll show you my 2 words for today. Venerated. Venerated का मतलब होता है to give a lot of respect. To give someone a lot of respect. ठीक? और एक होता है instigation. इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी को भड़काना। क्या मतलब होता है? भड़काना। आई हैव रिटन द वर्ड्स, आई हैव मेड सेंटेंसेस। प्लीज डू दिस, आप ही के भले के लिए। आइज बन जाओगे तो हमको कुछ नहीं देने आओगे। समझ में आई? पढ़ो। एंड आई बिलीव टाइम इज अप। यस और नो? Yes, sir. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर। Please study hard and happy holidays. कब से छुट्टियां शुरू हो रही है आप लोगों की? आपकी तो नेक्स्ट क्लास होगी ना शायद?